हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इतिहास का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। या तो पूछ लिया जाता है कि फला जाति सबसे प्राचीन जाति कौन सी है, या दूसरा क्वेश्चन ऐसे निकल के आता है कि कौन से इतिहासकार का ये मत है जातियों के लिए, और कुछ प्रथाएं भी हैं पुरानी जातियों की, वो पूछ ली जाती हैं। तो यानी आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, आपका यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए और साथ ही यूके पीएससी प्री एग्जाम के लिए। तो चलिए देखेंगे उत्तराखंड के आदि निवासी जो हमारी जातियां हैं, कोल जाति, किरात जाति, खस जाति और शक जाति के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ये सेशन रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जो जाति है वो कौन सी है। यहाँ पे जनजाति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ जाति की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी हमको देखिए जो हमारे प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, या इसके साथ साथ जो हमारे इतिहासकारों के अलग अलग मत होते हैं, या इतिहासकार का जो पक्ष है दोस्तों, उसके आधार पे ये डिसाइड किया जा सकता है कि उत्तराखंड की जो सबसे प्राचीन जाति थी वो कोल जाति थी। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड की जो सबसे प्राचीन थी दोस्तों कोल थी। कोल के बाद किरात, ध्यान रखेंगे। यहाँ से देखिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन यहाँ पे रहता है, बहुत सी बुक्स में किरात भी दिया हुआ है, लेकिन उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जो जाति है वो कोल ही मानी जाती है। और इसमें सबसे देखिए मेन जो हमारा यहाँ पे इतिहासकार है जिनका ये पक्ष है कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जो जाति थी वो कोल ही थी, तो ये हमारे शिव प्रसाद डबराल जी हैं, चारंग जी। चारंग जी ये बोलते हैं कि विभिन्न स्थानीय नामों में जो कोल जाति है उन नामों के अंत में हमको ता, दा, गढ़ या गाड़ देखने को मिलता है। ठीक है, जिससे पुष्टि होती है कि वास्तव में ये कोल जाति उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन जाति है। तो सबसे प्राचीन जाति कभी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, तो आपका आंसर क्या होगा? कोल जाति उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति है। अब देखिए दोस्तों, साहित्यिक ग्रंथों में इस कोल जाति का वर्णन हुआ है, तो साहित्यिक ग्रंथों में इस कोल जाति को मुंड या सवर नाम दिया गया है दोस्तों। अब यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ सकता है एग्जाम में, उत्तराखंड की किस जाति को मुंड या सवर भी कहा जाता है? तो मुंड या सवर नाम किसका है? कोल जाति का है। यह आदिम जाति थी, यानी कि जो हमारी कोल जाति थी दोस्तों ये एक आदिम जाति थी। ठीक है, आदिम जाति का मतलब क्या होता है? आदिम जाति का मतलब होता है दोस्तों जो आदि मानवों की तरह रहते थे, यानी कि वो कृषि वगैरह में बहुत कम संलग्न थे। मेनली देखा जाए तो उनका जो हमारा व्यवसाय बोल सकते हैं वो क्या था? जंगल में विचरण करना और साथ ही आखेट करना। आखेट मतलब शिकार करना। ठीक है, धीरे धीरे फिर हमारी जातियाँ भी विकसित हुई, तो प्रवेशली बात है कि यहाँ पे हमारी जातियों ने क्या किया होगा? कृषि की होगी। ठीक है, तो इसलिए आदिम जाति थी, और इसके साथ साथ हमारे क्या है? कृषि व्यवसाय भी ये लोग करते थे। कोल जाति जो थी वो प्रकृति पूजा में विश्वास करते थे, यानी कि ये नेचर की वर्शिप करते थे दोस्तों। ठीक है, प्रकृति पूजा करती थी। अब यहाँ से 2 पॉइंट महत्वपूर्ण मिले हमें कोल जाति से। 3 पॉइंट मैं बोलूँगा कि कोल जो है सबसे प्राचीन जाति है उत्तराखंड की। किसने कोल जाति को सबसे मूल जाति माना है उत्तराखंड की? तो शिव प्रसाद डबराल चारंग जी ने। और कौन सी जाति है जिसका नाम मुंड या सवर मिलता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोल जाति। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जाति है दोस्तों वो है किरात। किरात भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हमारी एक जनजाति हम पढ़ते हैं राजी जनजाति। राजी जनजाति के लोग अपने को किरात वंशज मानते हैं, भोटिया लोग भी मानते हैं। ठीक है, जाट घाटी के कुछ लोग अपने को जनक वंशज मानते हैं। अलग अलग यहाँ पे अपनी जनजातियों के भी तथ्य हैं, लेकिन आज के इस टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं? उत्तराखंड की जातियाँ। ठीक है, आदिम जाति जो है उत्तराखंड की, या उत्तराखंड के आदि निवासी जो हैं उनको पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, जनजातियों की बात नहीं करूँगा मैं। तो किरात है दोस्तों हमारा कोल के बाद किरात जो है दोस्तों ये हमारी दूसरी पुरानी जाति थी दोस्तों। और जॉर्ज गियर्सन, कौन है भैया जॉर्ज गियर्सन? तो जॉर्ज गियर्सन एक भाषा विद्वानी है। तो जॉर्ज गियर्सन ने बोला है दोस्तों उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति किरात थी। बन गए ना 2 क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा कोल। अगर यहाँ पे अब इतिहासकारों के नाम को ऐड करके बनेगा ये क्वेश्चन, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कौन सी सबसे प्राचीन जाति थी? कोल थी। अगर यहीं पे क्वेश्चन बन जाएगा कि जॉर्ज गियर्सन जो कि भाषा विद्वानी थे, जॉर्ज गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति मानी जाती है, तो किरात हमारा आंसर हो जाएगा। किरात जो जाति है दोस्तों इसका वर्णन महाभारत के वन पर्व तथा भीष्म पर्व में देखने को मिलता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन बन सकता है उत्तराखंड की किस प्राचीन जाति या उत्तराखंड की किस आदिम जाति का उल्लेख महाभारत के वन पर्व और भीष्म पर्व में मिलता है, तो हमारी किरात हो जाएगी। मेगस्थनीज आया था दोस्तों, चीनी यात्री। ठीक है, तो मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका, बहुत फेमस पुस्तक है इंडिका,
तो इंडिका में भी दोस्तों मेगास्थनीज ने इस किरात जाति का वर्णन किया, उल्लेख यहाँ से प्राप्त होता है इस किरात जाति का। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए किरात जो है जाति वर्तमान में जो हमारे शिल्पकार जाति है दोस्तों, तो शिल्पकार जाति के लोग अपने को किरात वंशज ही मानते हैं। ठीक है, ध्यान गया। पुराणों में देखिए गंगा, पार्वती, दुर्गा आदि को भी किराती कहा गया है। जो हमारे इतिहासकार है वो यहाँ पे भी जोड़ते हैं कि पुराणों में भी गंगा, पार्वती, दुर्गा को किराती कहा गया है। तो हमारी किरात जो है वो भी प्राचीन जाति है। ठीक है, लेकिन हम आयोग के हिसाब से चलते तो आयोग ने कोल जो थी, आयोग ने लास्ट किसी एग्जाम में कोल को हमारा सही ठहराया था कि कोल सबसे प्राचीन जाति है उत्तराखंड राज्य की। ठीक है, अब किरात जाति की अन्य बातों पे आते हैं तो दोस्तों किरात जाति भी घुमक्कड़ जाति मानी जाती है, जैसे कि हमने कोल पढ़ा। इनका भी मुख्य व्यवसाय आखेट और पशुपालन ही था, यानी कि आखेट करते थे, शिकार करते थे और पशुओं को पालते थे ये लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। इसके बाद जो हमारी अगली जाति आती है वो है खस जाति। तो खस जाति देखिए दोस्तों बहुत जगह उल्लेख है खस जाति का। तो खस जाति दोस्तों हमारे आर्यों के ही वंशज थे, यानी खसों को आर्यों का वंशज माना गया है। ठीक है, खसों को हम देखें आधुनिक, अगर खसों की बात करें, खसों का जो विकास क्रम हुआ दोस्तों, तो राजपूत, क्षत्रिय जो शब्द हम उपयोग करते हैं ये खस एक हिसाब से यहीं से निकले हुए शब्द हैं। तो खस जो है हमारे आर्यों का वंशज है। आर्य मतलब एक उच्च कुलीन व्यक्ति, ठीक है, बलिष्ठ व्यक्ति, आर्य का मतलब ये होता है। राजशेखर की पुस्तक है दोस्तों काव्य मीमांसा। इस पुस्तक में कार्तिकेयपुर के शासक खसपति का उल्लेख मिलता है, यानी कि कार्तिकेयपुर में कभी खसपति नाम का शासक भी रहा होगा। यह हमें कहाँ से पता चलता है? राजशेखर की पुस्तक काव्य मीमांसा। तो महत्वपूर्ण हो गया ना, पॉइंट आपने नोट करना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किसकी पुस्तक में हमें खसपति का उल्लेख मिलता है? तो हमारे काव्य मीमांसा राजशेखर की पुस्तक में। बंगाल के पाल शासकों के अभिलेख में दोस्तों हमारा वर्णन है, यहाँ का एक राजा हुआ ना जिसका हमारा त्रिशूल अभिलेख भी मिलता है हमको बाड़ाहाट से, अशोक चल्द ने दोस्तों विजित किया था कुमाऊं गढ़वाल को, उसके साक्ष्य भी मिलते हैं। और जो हमारा अशोक चल्द था दोस्तों, इस राजा को खस देश का राजा बोला गया, यानी कि उसमें संपूर्ण उत्तराखंड का जो भूभाग था वो खस देश कहलाया। तो साफ पता चल रहा है उस समय पे यहाँ पे खसों की उस उपस्थिति रही होगी ना, मतलब खस जाति उसमें रही होगी, इसलिए तो खस देश बोला गया है। किसी एक विशेष जाति का पूरा राज्य में प्रभाव होगा तभी तो खस देश शब्द यहाँ पे अस्तित्व में आया है। और खस जो थी दोस्तों गुप्तकालीन जाति थी, यानी कि उसमें भारत में गुप्त वंश चल रहा था। खसों की जब हम उत्पत्ति देखते हैं तो गुप्त वंश के सिमिलर है। और साथ ही वृहत संहिता नामक एक हमारे ग्रंथ में खसों को क्या बोला गया? तंगा। ठीक है, तंगा नाम दिया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों खसों में कुछ सामाजिक प्रथाएं भी प्रचलित थी, जैसे कि जेठो नामक एक प्रथा इनमें प्रचलित थी। जेठो भैया क्या था? जेठो, तो जेठो दोस्तों क्या था? ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना, यानी कि परिवार का जो बड़ा पुत्र होगा वही वारिस होगा। भैया राजा है, राजा के 10 पुत्र हैं, 10 पुत्रों में जो बड़ा पुत्र होगा अगला राजा वही बनेगा। ऐसा नहीं कि दूसरा पुत्र बनेगा, पहला पुत्र जैसा भी होगा जो भी होगा राजा वही बनेगा, अंधा भी होगा राजा वही बनेगा, उसी का अधिकार। इसी प्रथा को बोला गया जेठो। ये बाद में भी फॉलो होते हैं। गढ़वाल का इतिहास जब हम पढ़ते हैं ना ऑनलाइन कोर्स में, हम देखते हैं गढ़वाल के इतिहास में हम देखते हैं कि वहाँ पर जेठो प्रथा चलने की वजह से महपति साल लटक जाता है, लेकिन फाइनली फिर भी उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, जेठो प्रथा इससे रिलेट करती है। अगली एक प्रथा और प्रचलित थी हमारी खस जाति में, जिसका नाम था टेकुआ। टेकुआ नामक प्रथा क्या थी? तो टेकुआ प्रथा मतलब जो हमारी खस जाति की विधवाएं होती थी दोस्तों, तो वो विधवाएं पराए मर्दों से संबंध स्थापित कर सकती थी, यानी कि कोई महिला विधवा हो गई तो वो किसी अलग पुरुष से संबंध बनाने के लिए यहाँ पे अलाउ था उसको, उस समाज में कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये टेकुआ प्रथा कहलाई। इसके अलावा एक प्रथा और थी खस समाज में जिसको देवदासी कहा गया, देवदासी प्रथा। तो देवदासी प्रथा क्या थी? तो देवदासी प्रथा के अंतर्गत दोस्तों जो भी हमारा परिवार या घर होता था, घर की जो बड़ी पुत्री होगी उसको हमेशा के लिए मंदिर को दान कर दिया जाएगा। यानी कि कोई परिवार है, ए परिवार है, यहाँ पर इसके 2 लड़कियाँ और 2 लड़के हैं, तो 2 लड़कियों में जो बड़ी लड़की होगी वो मंदिर को दान कर दी जाएगी, यानी कि जिंदगी भर वो मंदिर में जाकर मंदिर की सेवा करेगी। तो ये मंदिर को समर्पित करने की जो हमारी प्रथा थी बड़ी पुत्री को, वो देवदासी प्रथा कहलाई। ठीक है, तो ये खसों में प्रचलित कुछ प्रथाएं थी। इसके बाद देखिए हमारी अगली जो जाति है दोस्तों वो है शक जाति। ठीक है, तो शक जाति हमको पता ही है दोस्तों, हम जब भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हमको साफ पता चलता है। शक जाति जो थी पश्चिमी एशिया से आई हुई अश्वपालक जाति थी। पशुपालक तो यहाँ पे हुई, साथ ही इसके साथ अश्वपालक यानी कि घोड़ों को पालती थी, ये घोड़ों से बहुत लगाव था इस जाति को। ठीक है, तो शक पश्चिमी एशिया से आई हुई प्रमुख अश्वपालक जाति थी। अब देखिए यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन जी आ गए हमारे।
सांकृत्यायन जी बोलते हैं कि जो हमारा शक शब्द है ये खस का ही अपभ्रंश है। बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आएगा यहाँ पे। यहाँ पे बहुत मोस्ट देखिए आप, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में कि ये क्वेश्चन बनेगा कि किस इतिहासकार के अनुसार जो हमारा शक शब्द है, शक जाति है, वो खस जाति का ही अपभ्रंश है। तो राहुल सांकृत्यायन जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखें। और उत्तराखंड के जो अधिकांश सूर्य मंदिर है दोस्तों, सूर्य मंदिर जैसे हमारा कटारमल का सूर्य मंदिर हो गया, मण का सूर्य मंदिर हो गया दोस्तों, पलेठी का सूर्य मंदिर हो गया, अधिकांश जैसे छोटे छोटे जो सूर्य मंदिर हैं दोस्तों, भौनादित्य वगैरह, इन मंदिरों में भी दोस्तों ये हमें शकों की उपस्थिति का प्रमाण मिलता है, ठीक है, यानी कि साक्ष्य प्राप्त होता है कि उत्तराखंड में ये जाति कभी न कभी निवास करती थी, ठीक है। लेकिन शक जाति से जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बना दोस्तों, वो पॉइंट 2 कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार जो शक जाति थी वो खस जाति का ही अपभ्रंश था, या शक शब्द खस का ही अपभ्रंश था, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैंने नोट में आपको पॉइंट दिया दोस्तों कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है, ये क्वेश्चन कभी निकल के आ सकता है एग्जाम में। तो अभी हमने पढ़ लिया दोस्तों कि जाति में तो सबसे, माफ कीजिएगा, जनजाति, जाति में तो सबसे पुरानी कौन सी है, कोल है हमारी, ठीक है, जाति कौन सी हो गई, कोल। और वहीं जनजाति की बात होगी जब भी, तो उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति भोटिया, नो डाउट भोटिया जनजाति सबसे प्राचीन है। ओके, तो दोस्तों ये था आज एक छोटा सा सेशन, यहाँ पे देखा हमने उत्तराखंड के आदि निवासी कौन थे और क्या इनसे जुड़े महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य थे दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार के टॉपिक आपको मिलते रहेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं एग्जाम के लिए, ग्रुप सी हो या यूकेपीएससी का एग्जाम हो। तो बने रहिए चैनल के साथ दोस्तों, और अन्य कोई डाउट क्वेरी आपकी पूछ सकते हैं। साथ ही 1 दिसंबर 2020 से हमारा वीपीडीओ वीडियो और अन्य ग्रेजुएट लेवल के पदों के लिए एक कॉम्बो कोर्स चल रहा है, जिसमें हमारा उत्तराखंड इतिहास प्लस स्टैटिक जीके और सामान्य हिंदी का संपूर्ण कोर्स रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबरों पर 9760040434। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और अधिक जानकारी के लिए मैसेज कीजिएगा, आपको आंसर ज़रूर दिया जाएगा। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। ये टॉपिक आज का आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। जल्दी मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।